हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एवा। ये आपकी वर्कशीट नंबर 10 है, ओके, फॉर क्लास 9th साइंस की, सब्जेक्ट साइंस। यहाँ पे यू हैव टू राइट योर नेम एंड यहाँ पर नेम ऑफ द क्लास टीचर। नाउ यहाँ ये एक्चुअल में वो जो वर्कशीट है ये एक तरह से रिकैपिचुलेशन है और एक तरह से रिवीजन है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसका। जैसे कि आप पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स दिखा रखे हैं जिसमें ये जो बच्चा है इसका नाम ज्ञान है और ये दीदी है। तो दीदी ज्ञान से पूछती हैं आपने पदार्थ के बारे में अब तक क्या जाना। तो ज्ञान उनको आंसर करता है दीदी हमने पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जाना है। अब जो ये आंसर करता है इनकी कन्वर्सेशन यहाँ पर नीचे दिखा रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है? छोटे छोटे कणों का बना होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने कोई भी पदार्थ लिया, मैंने लकड़ी ली, तो लकड़ी के भी कुछ कण होंगे जो कि छोटे छोटे कण होते हैं उसके अंदर, ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं उसका। ये पूरी मान लो ये लकड़ी है, तो मैंने इसका मान लीजिए छोटा सा इतना सा छोटा सा पीस लिया है और उसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो इसके अंदर कण दिखाई देंगे छोटे छोटे। अब कणों की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं। यहाँ पर इन्होंने कणों के गुणों को डिस्कस कर रखा है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। ये जो कण है इनके बीच में क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। इनके बीच में जगह होती है, इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है। ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जोड़ कर रखते हैं। जैसे अगर मैं पानी बहा दूं तो पानी देखा होगा एक अपनी लहर में जाता है, बहता हुआ जाता है। ऐसा तो नहीं होता अगर मैं पानी को फेंकूं उसके सारे कण इधर उधर हो जाएं, वो एक जगह रहने की कोशिश करते हैं। तीसरा इसका गुण है कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब कि ये गतिशील होते हैं और ये गति करते रहते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक अगरबत्ती जला दी कमरे के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि उस अगरबत्ती की खुशबू सिर्फ कमरे के कोने तक ही रह जाए, वो पूरे कमरे में धीरे धीरे करके फैल जाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं और निरंतर गति करते रहते हैं। तभी इसी कारण वो वायु के अंदर एक जो अगरबत्ती जलाई है उसकी जो खुशबू है वो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। इसका मतलब अगर एक कोने में अगरबत्ती जलाई गई है तो वहां से गतिशील होते होते हर एक कोने तक कण पहुंच जाते हैं। तो ये तीन इसके क्या दे रखे थे? कणों के गुण दे रखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कण जो होते हैं कणों से मिलकर पदार्थ बनता है। अब पदार्थ क्या होता है? जिसका द्रव्यमान हो और कुछ स्थान आयतन घेरता हो। कोई भी चीज, अगर ये पेन है तो ये पेन का कुछ द्रव्यमान है और ये भी अगर मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ तो ये क्या कर रहा है? ये एक स्थान घेर रहा है, कोई जगह घेर रहा है, तो ये भी एक पदार्थ हुआ। पेपर है, पेपर को हमने कहीं पर रख रखा है तो उसने भी स्थान घेरा है और उसका भी कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। कुर्सी है, टेबल है, सबका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और हम उसको कहीं पर भी रखते हैं तो वो स्थान घेरता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या वायु पदार्थ है? क्या वायु स्थान घेरती है? तो हाँ, वो भी पदार्थ है क्योंकि वो भी स्थान घेर रही है, वायु भी स्थान घेरती है। अच्छा, अब यहाँ पर पदार्थों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर, दो प्रकार के होते हैं पदार्थ। एक तो शुद्ध पदार्थ होते हैं और एक मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? जो कि सिर्फ एक ही चीज के बने हुए होते हैं, जो कि सिर्फ एक ही चीज के बने हुए होते हैं। जैसे कि मैंने बोला सोना है तो वो सोना धातु है, ठीक है। एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे तत्वों के नाम बता रही हूं मैं। कॉपर है, ये सब तत्व हैं। ये क्या है? तत्व हैं। तो शुद्ध पदार्थों को एक तरह से शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, तत्व में और यौगिक में, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर किसी दूसरी चीज की मिलावट नहीं होती और वो सिर्फ उनके अंदर एक जैसे ही कण होते हैं। कि अगर मैंने तत्व के जो भी तत्व होता है उसके जितने भी कण होते हैं उनकी रासायनिक प्रकृति भी समान होती है और उनकी जो जितनी भी क्वालिटीज होती हैं वो सारी क्या होती हैं? समान होती हैं, वो एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर ये बता रखा है भौतिक विधि से विभाजित किया गया पदार्थ का छोटा भाग
भौतिक विधि से विभाजित किया गया। भौतिक तौर पे अगर मैं इनको तोड़ दूं और इनको अलग कर दूं, मतलब इनके कणों को अलग कर दूं, भौतिक विधि से विभाजित किया गया पदार्थ का छोटा भाग, सबसे छोटा भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो तत्व कहलाएगा। जैसे कि सोना मैंने लिया और सोने का सबसे छोटा भाग ले लिया, तो जो मतलब कि शुद्ध पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या है? वो तत्व है। ठीक है, तो तत्व के उदाहरण कौन से? जैसे लोहा और सोना। ठीक है, तो जितने भी हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, ये सारे क्या है? तत्व हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं यौगिक। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक क्रिया कर यौगिक बनाते हैं, जैसे पानी, ग्लूकोज। अब जैसे कि मैंने अगर 2 यौगिक में ही उदाहरण लेते हैं, मैंने 2 तत्व लिए, एक लिया हाइड्रोजन और एक लिया ऑक्सीजन, और इन दोनों को मिलकर क्या बनाया? पानी, जल, H2O। तो ये हाइड्रोजन जबकि गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है, तो ये एकल, इसके अंदर कैसे कण है? एक जैसे कण है, तो ये तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? पानी। अब ये जो पानी है इसकी प्रकृति हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रकृति से अलग है। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जबकि पानी जो है वो तरल है, पानी तरल है, तो पानी की प्रकृति अलग है। तो कोई नई चीज यहाँ पे बन रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? यौगिक। ये यौगिक है। तो 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक क्रिया कर यौगिक बनाते हैं, जैसे पानी, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इसके अंदर यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 तत्व मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं जो कि ग्लूकोज है। आपने ग्लूकोज का पानी भी पिया होगा, है ना? तो ये खुद में एक अलग क्या है? शुद्ध पदार्थ बना है, जिसको हम यौगिक कहते हैं। ये भी शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, इसको हम यौगिक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध पदार्थों को 2 चीजों में बांटा गया है, तत्व में और यौगिक में। तत्व वो होते हैं जिसमें हर एक जो कण होता है वो एक जैसा होता है और समान होता है। अगर मैंने आयरन लिया तो उसके सारे कण आयरन के ही होंगे और एक समान होंगे। ठीक है, यौगिक जो है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों का बना होता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व 3 तत्व दे रखे हैं और 3 तत्वों का मिलके क्या बना है? ग्लूकोज बना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम पदार्थ। जैसे कि हमने बताया 2 प्रकार के हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण मतलब कि मिक्सचर के कुछ चीजों का मिलना। अब मिश्रण भी कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। वो मिश्रण जो कि एक दूसरे में उसके तत्व अच्छे से घुल जाते हैं और जिनको अलग करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, वो मिश्रण तो क्या कहलाते हैं? समांगी। और जिनको अलग करना आसान होता है या फिर वो इतने अच्छे से नहीं मिल पाते और हम उनको अपनी नग्न आंखों से देख पाते हैं, वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। यहाँ पर देखें समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कहते हैं। जैसे कि हमने नमक और पानी का घोल ले लिया। जैसे आप नींबू पानी पीते हैं तो पानी के अंदर अगर हमने नींबू को मिलाते हैं तो अगर हम एक सिप लेते हैं नींबू पानी की तो वो भी सेम लगती है, और जो लास्ट सिप लेते हैं नींबू पानी की वो भी सेम लगती है। इसका मतलब ये पानी के अंदर अच्छी तरह से नींबू के रस के कण क्या है? विभाजित हुए हैं, बटे हुए हैं। तो अगर हम कोई सा भी नींबू पानी का अगर हम नींबू पानी बनाया है तो हम उसका कोई सी भी सिप लेंगे, चाहे वो बीच में से पिए, चाहे वो पहले से पिए, चाहे उसको ग्लास में 2 ग्लासों में आधा आधा करके पिए, तो उसका टेस्ट सेम रहेगा। समझ में आई बात? तो उसको हम क्या बोलेंगे? विलयन। ठीक है, और विलयन के जो कण होते हैं वो बहुत क्या होते हैं? छोटे होते हैं। मतलब कि 2 चीजों को हमने मिलाया। यहाँ पर हवा, वायु के भी कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, और ये भी एक तरह का क्या है? समांगी मिश्रण है। ये भी समांगी मिश्रण है। वायु के अंदर जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें मौजूद होती हैं और ये समांगी मिश्रण में होती हैं। इनकी भी कोई एक पर्टिकुलर रेशो होती है। जैसे यू हैव स्टडीड कि 78% नाइट्रोजन वायु में मौजूद होती है और 21% ऑक्सीजन भी वायु में मौजूद होती है। ये अगर देखा जाए तो ये अराउंड 99% हो गया और 1% अदर गैसेस होती हैं, दूसरी अन्य गैसेस। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर आ जाइए विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, निलंबन और कोलाइड्स। ठीक है, निलंबन जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उनके कण ऐसे होते हैं जो कि हम फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। जैसे मिट्टी और पानी का अगर हमने घोल ले लिया, उसको मिला दिया, तो इसके कण अलग से, जब तक इसको अगर हमने हिलाया तो मिट्टी और पानी का घोल बनाया, तो उसके जो कण हैं पहले तो पानी के अंदर तैरते हुए दिखाई देंगे, और थोड़ी देर बाद अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, तो और उसमें थोड़े थोड़े कण मतलब ये पूरी तरह से घुल नहीं पाएंगे, घुलनशील नहीं होंगे। वहीं कोलाइड्स के जो पार्टिकल होते हैं, कण जो होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, और वो जैसे अगर हमने दूध या पानी का मिश्रण ले लिया तो आपने देखा होगा दूध और पानी में क्या होता है कि दूध के कण पानी में तैरते रहते हैं, वो बैठते नहीं है ना। दूध के कण पानी के अंदर तैरते रहते हैं, वो बैठते नहीं है। तो एक तरह से जैसे इसके कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते, बैठते नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि और हम इसको फिल्टर पेपर से अलग भी नहीं कर पाते। अगर हम इसको फिल्टर पेपर द्वारा छानने की कोशिश करें तो वो नहीं हो पाएंगे, जबकि निलंबन में ऐसा हो जाता है। चलिए, ये तो आपका रिकैपिचुलेशन था। एक चीज यहाँ पर रह गई है कि पदार्थ को अवस्था की स्थिति में भी 3 भागों में बांटा गया है, गैस में, द्रव में और ठोस में। ठीक है, तो गैस के जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, और ज्यादा स्थान घेरते हैं। और द्रव के कण जो होते हैं बहुत जो गैस होते हैं उससे थोड़े क्या होते हैं, करीब होते हैं, थोड़े क्लोज होते हैं। और वहीं ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा समीप होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, इनके बीच के रिक्त स्थान बहुत ज्यादा कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अच्छा, अगर हमको यहाँ पे 3 अवस्थाएं दे रखी हैं तो पदार्थ इन 3 अवस्थाओं में बदले जा सकते हैं। जैसे कि हम छोटा सा उदाहरण ले पानी का, तो अगर पानी की बर्फ जमी हुई है तो पानी ठोस अवस्था में होगा, अगर पानी तरल है तो वो द्रव अवस्था में होगा, और पानी को भाप बन के उसको पानी को इतनी ऊष्मा दी गई है कि वो भाप बन गया है तो वो गैस की अवस्था में होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब गैस को संघनन करते हैं, जब गैस को क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे और उसके कण को समीप ले आएंगे। जब गैस के कण दूर दूर है, जब उसके गैस के कण समीप आएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो द्रव अवस्था में बदल जाएंगे जब उसके कण समीप आ जाएंगे। और उन्हीं को जब और ज्यादा उनके कणों को और समीप कर दिया जाएगा तो वो ठोस अवस्था में बदल जाएंगे, जैसे कि जमना। ठीक है, हम ये उदाहरण ले सकते हैं, पानी पानी के कण थे वो गैसीय अवस्था में बहुत दूर दूर थे। ठीक है, बहुत दूर दूर थे गैस के कण। फिर उसको जब संघनन से जो वाष्प था, पानी का वाष्प था, उसको संघनन से क्या करा, उसको उसके कणों को समीप लाया गया तो वो द्रव में बदल गए, पानी में बदल गए। जब पानी के कणों को और ज्यादा समीप लाया गया तो वो जम गए और ठोस में बदल गए। ठीक है, यहाँ पर इस प्रोसेस में ध्यान दीजिएगा, हम तापमान को कम कर रहे हैं, तापमान को कम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर 100 डिग्री पर भाप बनी थी तो हमने उसको कम किया और पहले द्रव में लेकर आए, तापमान कम होगा। जब आपने देखा है कि अगर हम किसी भी चीज को ठंडा करते हैं, पानी को ठंडा करते हैं, तो उसकी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, पानी के क्या बन जाती हैं, बूंदे बन जाती हैं। और उसी पानी का तापमान और कम कर दिया जाता है, उसको फ्रिज में रख दिया जाता है पानी को, तो वो बर्फ बन जाता है और वो ठोस में बदल जाता है। अब अगर ठोस से दोबारा द्रव में लेकर जाना है तो संगलन करेंगे, उसको पिघला लेंगे, संगलन करेंगे। तो उसमें भी यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरफ से तापमान दिया जा रहा है, तापमान बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए बनाया रखा है ताप का बढ़ना। जैसे ही ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, ठोस से द्रव अवस्था में बदलेगा, द्रव से गैसीय अवस्था में बदलेगा। ठीक है, और जब तापमान बढ़ता है तो कण दूर दूर जाने शुरू हो जाते हैं, कण ज्यादा गतिशील हो जाते हैं और वो दूर दूर जाने लगते हैं। ठोस के कण बहुत समीप थे, जब उसको तापमान दिया गया तो संगलन हुआ और उसके कण दूर दूर हो गए, इतने दूर के वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गए। उसके बाद जब उसको और ज्यादा इसका तापमान बढ़ाया गया तो इसका वाष्पीकरण हुआ और वो किसमें, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गए, भाप बन गई, पानी की भाप बन गई। ठीक है, अब एक और चीज है, कुछ
चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका हम और उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, इसको बदलने को कहते हैं उधर्वपातन। क्या बोलते हैं? उधर्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन, इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ऐसी कौन सा अगर मैं उदाहरण दूं तो जो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर खासियत होती है वो ठोस होती है। शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड ठोस होती है। जैसे ही वो वायु के संपर्क में आती है और उसको तापमान मिलता है, वो फौरन किसमें, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है, वो द्रव की अवस्था में नहीं बदलती। ठीक है, तो ये कार्बन शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का ही उदाहरण है कि वो ठोस अवस्था से सीधी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे पदार्थ जो ये वो स्थिति, वो अवस्था जो ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो, उसको उधर्वपातन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है, एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे आसपास तीन अवस्थाओं में पाया गया है। ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो पानी है, पानी या फिर जल, ठीक है, वो आपको ठोस अवस्था में बर्फ में दिखेगा, द्रव अवस्था में तरल में दिखेगा, और गैसीय अवस्था में भी मिलता है, भाप में भी मिलता है पानी। हाँ, विलयन और निलंबन, विलयन निलंबन से किस प्रकार भिन्न है? हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो विलयन होता है उसके कण क्या होते हैं, बहुत छोटे आकार के होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं, जबकि निलंबन के कण थोड़े बड़े होते हैं। दूसरा उसका अगर हम अंतर सोचें तो वो क्या होगा कि जो वास्तविक विलयन होता है, विलयन जो होता है, उसके जो कण होते हैं वो हमको नग्न आंखों से, नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। अगर मैं आपको नींबू पानी दे दूं तो आप उसमें नींबू के कण देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। या फिर चीनी का घोल दे दूं तो उसमें आपको चीनी घुला हुआ पानी रख दिया जाए और एक सादा पानी रख दिया जाए, तो कैन यू एबल टू आइडेंटिफाई द ग्लासेस कि चीनी जो जिसमें ग्लास में घुली हुई है वो ग्लास कौन सा है और जिसमें सादा पानी है वो ग्लास कौन सा है? तो आप नहीं कर पाएंगे आइडेंटिफाई। और वहीं जो निलंबन है उसको कण जो है आप अपनी आंखों से देख पाते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मिट्टी और पानी का हमने मिश्रण बनाया था तो उसमें आप मिट्टी के कण आराम से देख पा रहे थे, तो वो क्या है, वो निलंबन हुआ। अच्छा, एक और यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है कि विलयन जो है वो समांगी मिश्रण है और निलंबन जो है वो विषमांगी मिश्रण है। फिर जो वास्तविक विलयन है उसको हम छानन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। अगर हम पानी और चीनी का घोल ले लें और उसको फिल्टर पत्र से छानने की कोशिश करें कि चीनी और पानी के कण अलग हो जाएं, तो वो अलग नहीं हो सकते। वहीं अगर हम निलंबन का मिश्रण ले लें और उसको फिल्टर पत्र से छानने की कोशिश करें तो उसके निलंबन में जो कण हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे मिट्टी और पानी का उदाहरण दिया था, तो हम उसको फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आपको समझ में आ जाएगी कि इस तरह से जो विलयन होता है वो पारदर्शी होता है, उसके आर पार क्या जो प्रकाश की किरण है वो जा पाती है, और जो निलंबन होता है वो अपारदर्शी होता है या फिर धुंधला होगा, पारभासी होगा। ठीक है, तो वो धुंधला होगा। तो ये और एक और है कि विलयन जो होता है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, जबकि निलंबन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण को फैला दिया जाता है, वो टिंडल प्रभाव होता है। और आप अगर आपको और इसके अंतर होते हैं, समझ में आते हैं, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इसके बेसिक अंतर थे। तीसरा क्वेश्चन है, यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक क्या होता है? किन्हीं दो यौगिकों के नाम बताओ। हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है, दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक क्रिया कर यौगिक बनाते हैं, और इसके उदाहरण क्या है? पानी और ग्लूकोज। मिश्रण क्या होता है? और निम्न पदार्थों को मिलने पर किस प्रकार का मिश्रण तैयार होता है? नमक और जल को अगर हम घोलते हैं तो कैसा मिश्रण तैयार होगा?
आपको पता है नमक और जल को घोलेंगे तो विलयन तैयार होगा, जो कि एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। हाँ, और मिट्टी और जल को अगर घोलते हैं, मिट्टी और जल को घोलते हैं तो निलंबन तैयार होगा, जो कि एक विषमांगी मिश्रण है। यहाँ पे आपको लिखना है ये कि ये कैसा मिश्रण है? ये समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। ये विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। और दूध और जल, दूध और जल कैसा मिश्रण है? ये कोलाइड्स, कोलाइडल और कोलाइड्स का मिश्रण है। ठीक है, होप ये आपको, अब मैं लास्ट में इसके आंसर्स पोस्ट कर दूंगी इसी वीडियो के लास्ट में। ओके, होप ये आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।